हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये सभी जितने भी वीडियो हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सी हब MRC के माध्यम से आपके पास पहुँच रहा होगा और हमें आशा है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से S3 राइटर 8 सवाल जिसे कहा जाता है उसके टोटल जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का ऑल क्वेश्चन एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्वेशन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में चैनल बाय चैनल सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। एक चैप्टर का वीडियो जो भी हो 5, 7, 8, 9, 10 पार्ट में हो वो आपको अवेलेबल होगा। यानी एक वीडियो होंगे जो 20 से 25 क्वेश्चन के सेट में होंगे। पहले एग्जाम्पल का होगा, उसके बाद फिर आपका चैप्टर का भी क्वेश्चन आपके पास सभी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 100 ट्रिक का यूज करें, कॉन्सेप्ट बेस हम आपको पढ़ावे। और जो क्लास में पढ़ाई हो पाता है वो तो संभव नहीं है कि YouTube के माध्यम से हम प्रोवाइड करा पाए, पर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर पहुंच पाएगा। और अगर आप जिज्ञासित हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब है क्या जो ये चैप्टर है जो अभी चैप्टर हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, चैप्टर का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है 1 मिनट। इस टॉपिक का जो नाम है वो है LCM तथा HCF। LCM HCF आप करीबन 4 या 3 या 4 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे और LCM HCF आपको बनाने भी आता होगा। पर जो मेरा क्लास में पढ़ाने का स्टाइल है वो हम पहले किसी भी चैप्टर से संबंधित जितने भी बातें होते हैं वो नोट्स के माध्यम से लिखवाते हैं, फिर उस नोट्स को समझाना है, विथ एग्जाम्पल के साथ समझाना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक दिन प्रैक्टिस का टाइम देते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं। पर ऑनलाइन वीडियो में जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँचेगा उस पर हम नोट्स लिखा पाना ये संभव नहीं है कि हम आपको बोले आप लिख ले। फिर भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी का नोट्स है, जो कुछ नयापन है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। आपको करना ये है कि जब हम नोट्स के बारे में समझावे, अगर हम उस नोट्स को बोर्ड पे लिख देते हैं तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा और आप उतना कंसस होकर देखिएगा नहीं, उस चीज़ को पढ़ नहीं पाइएगा। तो है क्या कि जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, आपको समझाएंगे, हो सकता है एग्जाम्पल के साथ हम समझा देंगे। अब आइए सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है, जो कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, जिसे इंग्लिश में HCF एंड LCM के नाम से जाना जाता है। LCM और HCF। महत्तम समापवर्तक HCF, H हाईएस्ट या हायर कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF को और भी कुछ नाम से जाने जाते हैं, पर आपको सेंस ये ध्यान में रखना है कि LCM और HCF का मीनिंग क्या होता है। LCM होता है वो विभक्त होने वाला, अगर भाग के सेंस में कहा जाए तो LCM होता है भाज्य और HCF होता है वो भाजक। HCF है वो संख्या को विभक्त करता है और LCM है वो विभक्त होता है। LCM में बोला तो जाता है छोटी से छोटी संख्या, पर प्राप्त होता है सभी संख्या में सबसे बड़ा या उससे बड़ा। HCF में बोला तो जाता है बड़ी से बड़ी संख्या, पर जो HCF प्राप्त होता है सभी संख्या में सबसे छोटा या उससे भी छोटा, नहीं तो एक। यानी HCF विभक्त करने वाला, यानी HCF चाकू है तो LCM कद्दू है। LCM विभक्त होने वाला है, HCF विभक्त करने वाला है। HCF में प्राप्त संख्या सदैव ऐसा संख्या प्राप्त होता है वो सभी संख्या तथा LCM को विभक्त करता है। और LCM एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो सभी संख्या तथा HCF से सदैव विभक्त होता है। ये आप जान लीजिए। अब हमें बताना है कि महत्तम समापवर्तक और समापवर्त में अंतर है। दोनों 2 वर्ड है, दोनों एक नहीं है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त होते हैं। समापवर्तक और समापवर्त। समापवर्तक मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड। समापवर्त मतलब होता है गुणज, मल्टीपल। यानी फैक्टर होता है किसी भी संख्या को हम जितने भागों में तोड़ सकते हैं उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का समापवर्तक क्या होगा, तो 1, 2,
3 और 6, यानी समापवर्तक किसी भी संख्या के निश्चित होते हैं, जिसमें सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा संख्या खुद ही होता है। जैसे कि अगर अभाज्य संख्या होते हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और अपने आप। और समापवर्त का अर्थ होता है मल्टीपल गुणज। ये जो होते हैं किसी भी संख्या का सबसे छोटा समापवर्त होते हैं वो होते हैं संख्या खुद ही, और सबसे बड़ा समापवर्त वो अनंत इन्फिनाइट तक जाते हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ नोट्स हैं, उसको हम समझाते हैं। 1-2 फार्मूला है वो भी हम बताते हैं। इसमें समझने वाली बात है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ कितने विधि से बनाए जाते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ कितने विधि से बनाए जाते हैं? तो एलसीएम और एचसीएफ 2 विधि से बनाए जाते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड मतलब गुना, गुना में बड़ा हो जाता है, और भाग मतलब तोड़ना। तो हमें पता है कि जोड़ने से ज़्यादा आसान तोड़ना होता है। तो हम जो विधि का प्रयोग करेंगे बनाने के लिए, हमेशा एलसीएम बनाने के लिए भी और एचसीएफ बनाने के लिए भी, दोनों बनाने के लिए हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे, राइट। भाग विधि से ही हम एलसीएम भी बनाएंगे और एचसीएफ। ऐसे हम आपको बताएंगे कि एलसीएम क्या हो तो कैसे बनते हैं और एचसीएफ कैसे बनते हैं। एक फार्मूला, 2 फार्मूला है, उस फार्मूला का हम यूज कर लेते हैं कि आखिर इसमें इस चैप्टर में किस फार्मूला का यूज किया जाता है। तो एक फार्मूला है, एक फार्मूला वो होता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यदि प्रश्न में 2 ही संख्या दिया हो तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर बाय दी वे 3 संख्या दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो 3 संख्या दे दिया जाए तो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बराबर दी गई 2 संख्या का एचसीएफ, ओके, होल का एचसीएफ गुने होल का एलसीएम। अगर 3 संख्या दे दे तो प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, दी गई 2 संख्या का एचसीएफ, होल का एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। कुछ बातें हैं इसमें ध्यान देने लायक। अगर प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या कहते आपको ज्ञात करने के लिए, छोटी से छोटी संख्या मीन्स एलसीएम, छोटी मतलब लिस्ट मतलब एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या का है तो एचसीएफ, छोटी छोटी का है तो एलसीएम। अब आता है एलसीएम के प्रश्न में जितने भी जोड़ घटाव का काम होता है वो बाद में पीछे से किया जाता है, राइट। और एचसीएफ में जितने भी जोड़ घटाव का काम होता है वो पहले किया जाता है, यानी एचसीएफ निकालने से पहले। एलसीएम में जोड़ घटाव का काम बाद में और एचसीएफ में जोड़ घटाव का काम पहले। एलसीएम में शेष को जोड़ते हैं और एचसीएफ में शेषफल को घटाते हैं। एलसीएम में एक और बात, अगर आपको प्रश्न में जोड़ने की बात कह दे तो आप एलसीएम में से घटाइए, और घटाने की बात कह दे तो जोड़ दे। ऐसा क्यों? जिसे कहा देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 7 जोड़ने पर वह संख्या 10, 15, 20, 25 से विभक्त हो जाए। तो हमने क्या करना है कि 10, 15, 20, 25 का पहले एलसीएम निकालेंगे। जोड़ने की बात कह रहा है प्रश्न में तो हम उसमें से घटा देंगे, राइट। अगर घटाने की बात कहे तो जोड़ देंगे। उसके बाद आता है कि है तो प्रश्न एलसीएम एचसीएफ का, है तो प्रश्न एलसीएम एचसीएफ का, पर बहुत अल्प जगह, बहुत कम ही ऐसा जगह होगा जहाँ पे कि आपको कह दिया जाए कि एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। यानी आपको बोला ही नहीं जाएगा कि आप एलसीएम ज्ञात करें इस प्रश्न में कि एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसके लिए कुछ चिन्ह है, कुछ पहचान है। जैसे कि हमने बताया छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ। उसके बाद है अगर मापने तोलने का सेंस हो, मापना तोलने का सेंस हो, जैसे ग्वाला है, 3-4 कपड़ा बड़ा ड्राम है, उसको किस बटखारा से माप सके, कपड़ा के बड़े बड़े थान है एक ही माप से माप सके, मापने तोलने का सेंस हो और मप्पा ज्ञात करने को कहे तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मापने तोलने के लिए एचसीएफ। अगर प्रश्न में काम एक साथ होने का सेंस हो, एक साथ, यानी एक ग्राउंड में 5 गो रनिंग करने वाले लड़का हैं और 5 को दौड़ रहे हैं, सबका अलग अलग स्पीड है, 5 एक साथ कब मिलेंगे। यदि काम एक साथ होने का सेंस हो तो हम क्या करते हैं, काम एक साथ होने के सेंस में हम सदैव एलसीएम ज्ञात करते हैं, राइट। जैसे बल्ब हो, 5, 7, 10 बल्ब है वो बढ़ रहा है, घंटी है वो बढ़ रहा है, बज रहा है। घंटी बजने के सेंस में क्या होता है, या बल्ब बढ़ने के सेंस में, कि एक बार उसमें ऐड कर लिया जाता है। यानी कि अगर 5 बल्ब, इस रूम में 5 बल्ब लगा हुआ है, एक बार हमने स्विच ऑन किया और 5 बल्ब बढ़ गया, पर वो दोबारा बढ़ने के लिए कोई 2 सेकंड, कोई 3 सेकंड, कोई 4 सेकंड, कोई 5 सेकंड का टाइम लेता है। तो घंटी बजने वाला सेंस हो या बॉल बढ़ने वाला सेंस हो, उसमें एक ऐड किया जाता है। कब? जब पूछ देगा कि ये फलाना टाइम पीरियड में कितने बार बजेंगे, तो पहला बार बजने के लिए टाइम नहीं लिया जाता, फिर भी उसको नंबर में काउंट किया जाता है, राइट।
अब ये घड़ी से या बेल से संबंधित या आपको बल बढ़ने से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछ सकता है कि अगर 2, 4, 10, 15, 20 सेकंड के अंतराल पे बढ़ते हैं तो एक साथ कितने टाइम बाद बजेंगे। सीधा सिंपल सा एलसीएम ले लेना है। आपसे पूछा जाए कि 7:20 पे एक साथ बढ़े हैं तो अगले बार कब बजेंगे या बढ़ेंगे, तो उसमें हम उस टाइम को ऐड करते हैं। तीसरा को प्रश्न पूछेगा कि अगर 5 घंटे 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड में बजते हैं, एक बार बजा और वो 30 मिनट में कितने बार बजेगा, तो 30 मिनट में कितने बार या 40 मिनट में कितने बार बजेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर सभी घंटी 2 मिनट में एक बार साथ में बढ़ता है तो 30 मिनट में, तो यहाँ 15 नहीं, यहाँ आंसर होना है 16। इस घटना में बल बढ़ने और घंटी बजने के सेंस में एक ऐड कर दिया जाता है। क्लियर ये बातें। अब आता है क्या कि 2 प्रकार का संख्या आपको देगा, एक तो डेसिमल में संख्या देगा और दूसरा आपको भिन्न के रूप में दे देगा। तो देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग बातें दिए गए हैं कि जो ये डेसिमल में जो संख्या दिया रहता है इसको क्या करते हैं कि इस एग्जाम्पल को हम आपको मिटाते हैं। सॉरी, इस थोड़ा सा इसमें कलर लग जा रहा है। देखिए अगर प्रश्न में दिया हुआ है, अगर संख्या डेसिमल में दे दिया गया है तो डेसिमल में देने के लिए क्या किया जाता है। डेसिमल में अगर प्रश्न दे दिया जाए, जैसे कि हम आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि 1.75, 5.6 और 7 इसका मौसौ या लौसौ। मौसौ लौसौ लिख दिए, पर मौसौ मतलब भी महत्तम समापवर्तक और लौसौ मतलब भी लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। मौसौ मतलब मौतक महत्तम समापवर्तक, लौसौ मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब इसको क्या किया जाता है कि अधिकतर जो किताब है टीचर हैं वो क्या करते हैं कि 1.75 पे 2 जीरो दे के डेसिमल को हटा देते हैं, राइट। 5.6 है, 1 10 देते हैं और 7 बटा कर देते हैं 1। अगर लौसौ का है तो अंश वाले का लौसौ और हर वाले का मौसौ निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये गलत है। अब कहेंगे गलत कैसे है, ये जो प्रोसेस है एलसीएम ज्ञात करने में मेरा क्वेश्चन गलती नहीं होता है। अगर इस प्रोसेस से हम एचसीएफ ज्ञात कर ले तो मेरा आंसर गलत हो जाना है। यानी आप लोगों को दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब भी संख्या दशमलव में दे दे और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो भिन्न में 0 देने का कोशिश ना करें। तो कीजिएगा क्या, तो करना क्या है कि इसको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म का अर्थ यह होता है कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। दशमलव स्थान के मान को समान कैसे बनाया जाता है वो देखिए। ये हाईएस्ट है, लौसौ मौसौ दोनों कह सकता है, लौसौ मौसौ दोनों। हाईएस्ट कितने स्थान दशमलव है, यानी कि हाईएस्ट 2 स्थान दशमलव है। हम पता है कि दशमलव गिनती दाएं से हम बाएं की तरफ करते हैं, इसमें नो डेसिमल, यानी 1.75 है, 5.6 पर 1 जीरो दे दीजिए, 7 पे 2 जीरो दीजिए। आपको पता होगा कि दशमलव संख्या के एकदम दाएं या एकदम बाएं जीरो डालने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो हमने क्या किया कि इसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए 2 स्थान दशमलव लाने के लिए हमने क्या किया कि सब पे 0 पूरा के 2 स्थान कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म का अर्थ यह हुआ कि दशमलव के दाएं जिसे हम अंश मान कहते हैं। ऐसे आपको हम बता दें कि अगर ये 12.75 है तो इसे मूल मान कहते हैं, इसे अंश मान। अंश मान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 1 को ही तोड़ के प्राप्त किया गया है, यानी जो 13 आगा 12 के आगे 13 संख्या वो 1 को ही तोड़ के, यानी जो अंश मान होते हैं सदैव 0 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे होते हैं। और मूल मान को हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू के मान पे पढ़ते हैं, और अंश मान को हम फेस वैल्यू पढ़ते हैं। इसको प्लेस वैल्यू में नहीं भरा जाता है, क्या है कि इसका प्लेस वैल्यू 10 के मल्टीपल में है जबकि इसका प्लेस वैल्यू 10 के भागा में। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है, तो 10 + 2 + 7 बट्टा 10 + 5 बट्टा 100। इस कारण जब भी इसे डेसिमल संख्या को आपको पढ़ना है तो मूल मान को 12 पढ़ सकते हैं और अंश मान को 7.5 ही पढ़ना चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने के बाद क्या करेंगे कि हम जाएंगे भूल दशमलव को, कि इसमें दशमलव है भी। दशमलव को अगर हम भूल जाते हैं तो यह 175 हो जाना है, ये 560 हो जाना है और ये इतना हो जाना है। अब अगर इसका मौसौ कहे आपको ज्ञात करने के लिए, मौसौ ज्ञात करने के लिए कहे तो मौसौ अगर इसका आता है 35, आपको पता है, अभी हम चर्चा करेंगे मौसौ लौसौ निकालने का।
तो हम डेसिमल पे आ गए थे इसलिए 900 निकालेंगे, सबसे बड़े को जस्ट छोटा से दीजिए, उसके बाद जो आ जाए उसको छोटा से दे दीजिए, या आपको जैसे देना है दीजिए, पर सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से देना ज़्यादा आसान होता है। और 2 स्थान डेसिमल भूल गए तो 2 स्थान डेसिमल हमने डाल दिया। अगर इसी का लॉसो कहते निकालने के लिए, इसी क्वेश्चन का लॉसो अगर आपसे पूछ दिया जाए लॉसो, तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसका लेना है एलसीएम। अगर बाय द वे एलसीएम 1 2 3 5 ढकाना फिकाना जो भी आ जाए एक्स आ जाए, ये एलसीएम आ गया। इसका जो एलसीएम निकाले या इतना तक ही एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया तो हमने क्या करना है कि 2 स्थान डेसिमल को भूला है, 2 स्थान डेसिमल दे दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमने आपको बताया कि प्रश्न में दी गई संख्या अगर डेसिमल में हो तो आप पहले उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाए, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाने के बाद उसका एलसीएम तथा एचसीएफ निकाले और उतने स्थान डेसिमल दे दिए जितना स्थान डेसिमल आपने भूला है। न यह एलसीएम गलत होना है, न एचसीएफ गलत होना है। अगर आप भिन्न के रूप में जाते हैं, बट्टा में 100 1000 10 देते हैं तो एलसीएम तो आपका सही होगा पर एचसीएफ आपका गलत हो जाना है। इस कारण से ऐसा गलती ना करें, ये स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाके ही एलसीएम तथा एचसीएफ बनावे। दूसरा होता है कि अगर प्रश्न में दी गई संख्या भिन्न के रूप में हो, भिन्न मतलब बट्टा के रूप में दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा भिन्न के रूप में, जस्ट लाइक 7 बाई अगर दिया है 12 बाई दे दिया है 16 और 18 बाई दे दिया है आपका 22 दे दे, और आपका इसका कहते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो आपने करना क्या है कि एलसीएम कहते हैं तो जो कहे उसकी प्राथमिकता। हमेशा मेरे मैथ पढ़ाने में सुनिएगा कि जिसका प्राथमिकता दिया जाता है, प्रश्न में जिस चीज़ का प्राथमिकता दिया जाता है हमेशा उसे अंश में लिखे, भिन्न के अंश में लिखे। तो अगर एलसीएम कहे ज्ञात करने के लिए तो अंश वाला का एलसीएम ज्ञात कर लिया, हर वाला का एचसीएफ। अगर इसी प्रश्न में एचसीएफ ज्ञात करने को अगर कह दिया जाता तो अंश वाला का एचसीएफ और हर वाला का एलसीएम ज्ञात कर, यानी जो कहे उसकी प्राथमिकता और अंश वाले को निकालने, उसके अपोजिट हर वाले को। अब होता है क्या कि कभी कभी आपको एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई होने लगेगा, यानी एलसीएम आपसे ज्ञात ही नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देके हम बताते हैं कि एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई होता है। एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई क्या होता है कि अगर 148 दे दे और 185 दे दे, इसका एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो आपने क्या करना है कि उसको 2 मरतबे 3 से 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 5 से 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 13 17 कर कितना चेक कीजिएगा। अगर एलसीएम ज्ञात करने में कभी कठिनाई हो तो आपने करना क्या है कि पहले इस दोनों का 148 और 185 का एचसीएफ ज्ञात कर ले। वो इतना बड़ा फैक्टर आएगा कि एक ही बार में इसको विभक्त कर देना है। जैसे कि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या एचसीएफ आएगा 37, यानी 148 और 185 को 37 से भाग देंगे तो चौका और पंचे 37 गुने 4 गुने 5 कर दिए, एक ही बार में मामला खत्म। यानी कि जब कभी भी आपको एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो तो पहले उसका एचसीएफ ज्ञात कर ले, या एचसीएफ ज्ञात करने को कहे और बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए, बड़ा संख्या दे दिया है सब ज्ञात करने के लिए, तो आपने करना क्या है कि आपको करना है कि वो घटाव विधि का यूज कर लीजिए। घटाव विधि का यूज करने का मतलब कि 280 दे दिया जाए, 455 दे दिया जाए और 3 775 दे दिया है। इसका एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो आप इसको इससे दीजिए जो आवे इससे। अब आप घटाने का कोशिश कीजिए, इसमें से 5 में से 5 गया 0 और ये 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया 280। अब 280 है, अब 280 अब क्या करना है कि इस दोनों का डिफरेंस तो वही होगा, एक बार इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका भी तो 5 हो जाना है, 15 में से 7 हो जाना है और ये हो जाना है 175। फिर भी आपको परेशानी हो रहा है तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाना है। यानी डिफरेंस करके भी, अंतर निकाल के भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाना है। पर इस फेरा में चलिए अभी आगे चलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हमें बताना है क्या कि कुछ पॉइंट और ध्यान देने लायक है। वो देने लायक है क्या कि एलसीएम छोटी छोटी बड़ी से बड़ी संख्या तो आपने निकाल लेना है। अगर प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कहा जाए, यदि प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कह दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 25 45 55 से भाग देने पर एक समान शेष बचे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या तो मेरे माइंड में आना चाहिए एचसीएफ होना चाहिए, और एचसीएफ में जोड़ घटाव काम पहले। तो अगर एक समान शेष बचने की बात कह दिया जाए प्रश्न में, तो आपको करना है क्या है कि प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए और जो प्राप्त अंतर होता है उसी का एचसीएफ ज्ञात करें। अर्थात यह नोट्स आप वीडियो को पुश कीजिए, रोक लीजिए और फिर से लिखिए कि अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में, एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न नहीं सिर्फ एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से जितना संभव हो सके छोटी संख्या को घटाइए और प्राप्त अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिए। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि अगर एलसीएम के प्रश्न में
अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए। ऐसे अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात आपको नंबर सिस्टम के प्रश्न में भी कहता है। तो उसके लिए हमने कहा कि एक फर्मा बनाया था, ये फर्मा आपको बना दिया था। इस फर्मा के सहयोग से हमने कहा था कि अगर नंबर सिस्टम के प्रश्न में एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल है तो अलग, या भागफल को भाग देना, या एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल है तो आप इस फर्मा का यूज करें। पर एलसीएम के प्रश्न में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम के प्रश्न में क्या करेंगे, एलसीएम के प्रश्न में अगर अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कह दिया जाए तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है। अब पहचानेंगे कैसे कि यह प्रश्न एलसीएम क्या है कि एचसीएफ। एलसीएम के प्रश्न में आपको हमेशा लिख देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। जब ही वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कह दे यानी एलसीएम का प्रश्न है। छोटी छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 25, 35 से भाग देने पर 10, 20, 30 प्राप्त शेषफल प्राप्त हो, यानी अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल। अगर प्रश्न में अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को, इस कंडीशन में हमेशा भाजक और शेषफल जो होगा उसका कॉमन अंतर आएगा, भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को हम एलसीएम में से घटा देते हैं। क्वेश्चन आएगा तो हम याद दिलाएंगे कि भाई नोट्स वाले वीडियो में आप देखिएगा कि ये बात हमने बोला। यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि अगर मापने तोलने का सेंस हो तो एचसीएफ, काम एक साथ होने का सेंस हो तो एलसीएम। अगर प्रश्न में एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कहा जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, प्राप्त अंतर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यदि एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा दिया जाए तो प्रत्येक भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटाते हैं। एक कंडीशन में क्या आता है कि अगर प्रश्न में दी गई संख्या गुणनखंड रूप में दे दिया जाए, गुणनखंड रूप में, फैक्टर रूप में दे दिया जाए, जैसे कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, एक फैक्टर ये दे दिया। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर ये दे दिया। एक दिया 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 और 7 के पावर 2 देते। ये 3 को संख्या फैक्टर रूप में दे दिया जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है ना। एलसीएम तो सभी आधार को लिख लेंगे, चाहे 1 में दे, 2 में दे, 3 में, सभी आधार को, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 सभी आधार को लिख लेंगे। और घात सबसे बड़ा, एलसीएम में सभी आधार और सबसे बड़ा घात, यानी 2 का सबसे बड़ा पावर है 3, 3 का सबसे बड़ा पावर है 2, 5 का सबसे बड़ा पावर है 2, 7 का सबसे बड़ा पावर है 2। इसे कहते हैं एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सब में जो हो, सभी में जो है तो सभी में 2 है, 2 लिख लेंगे। क्या सभी में 3 है? नहीं। सभी में 5 है तो 5 लिख लेंगे। और सबसे छोटा घात क्या है? 1, सबसे छोटा घात है 1। यानी अगर प्रश्न में दी गई संख्या गुणनखंड रूप में दिया गया हो तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी आधार को और सबसे बड़े घात को लिख लेते हैं, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो सभी में आधार हो अवेलेबल और सबसे छोटे घात को हम लिखते हैं। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस नोट्स के जो ये वीडियो आएगा, नोट्स के नाम से जो वीडियो आएगा, इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपकी आवश्यकता अनुसार है वो हमने बता दिया। एक चीज़ और, एलसीएम विधि और एचसीएफ विधि से कैसे बनता है आपको लघुत्तम और महत्तम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ कैसे गुणनखंड विधि और भाग विधि से कैसे बनाया जाता है वो आपको बताते हैं। कि जैसे एक छोटा सा संख्या ही हम ले लेते हैं, छोटा सा संख्या अगर हम ले लें, छोटा सा संख्या ले ले कि 12 और 36 का हमें कहा एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो एलसीएम इस विधि को कहते हैं भाग विधि। भाग विधि 2 से लेंगे, 6 ले लेंगे, 18 लेंगे, 2 से ले लेंगे, 3 लेंगे, 9 लेंगे, फिर 3 से ले लेंगे, 1 लेंगे, 3, यानी बाहरी जितना है उसको गुना करते हैं एलसीएम। इस विधि को कहते हैं भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है, 12 लेते हैं 36, इसका होता है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको मल्टीपल लिखिए, 12, 24, 36, 48, 60 लिखते जाइए, और 36 का 36 दूना 72। तो देखिए सबसे पहले कॉमन कौन आ गया, कॉमन को आएगा 36, तो इसका एलसीएम क्या हो जाना है 36। इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि, जो कि बहुत टफ होता है, बेकार का फालतू होता है। अब आते हैं इसी दोनों संख्या का, अगर इसी दोनों संख्या का हमको एचसीएफ कहते हैं ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ, तो एचसीएफ गुणनखंड विधि से कैसा होता है, 12 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, और 36 का फैक्टर तोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो देखिए कॉमन ई भी है, कॉमन ई भी है, कॉमन ई भी है, कॉमन ई भी है, कॉमन 12 भी है। यानी कि इसमें कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, वो है आपका 12। इसे कहते हैं एचसीएफ। यानी कि एलसीएम भी 2 विधि से और एचसीएफ भी 2 विधि से, पर आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से ही, और एचसीएफ भी ज्ञात करना है,
एलसीएम भी ज्ञात करना है भाग विधि से और एचसीएफ भी ज्ञात करना है, आपको भाग विधि से ही ज्ञात करना है। यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सभी का हमने चर्चा कर दिया। एक दो बात और बताते हैं कि प्रश्न में दी गई संख्या अगर अनुपात में दिया गया हो तो अनुपात में सदैव x कॉमन होता है। अनुपात में संख्या को लिखने के लिए यानी उसके जो कॉमन मान होते हैं उसी को हटा दिया जाता है। प्रश्न में दी गई संख्या अगर अनुपात में है तो अनुपात को संख्या रूप में लिखने, अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखने के लिए सदैव x के साथ लिखा जाता है और x ही उस सभी संख्या का HCF होता है। एक और बात, अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में एक संख्या आपको मानना पड़े तो XYZ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रश्न में दोनों का दोनों संख्या नहीं दिया गया हो और साथ में प्रश्न में HCF दिया गया हो, दोनों संख्या अगर मानना पड़े तो आप सदैव संख्या को HCF के साथ माने। अगर प्रश्न में दे दे दो संख्या का एलसीएम 72 और HCF 12 है, संख्या ज्ञात करें, तो आपने प्रथम संख्या 12A मानना है, दूसरा संख्या 12A। अगर दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े और HCF दिया है तो सदैव आप एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में संख्या एचसीएफ के साथ माने। ऐसा इसलिए होता है कि एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है जो सभी संख्या तथा एलसीएम का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो ये जितने भी नोट्स से संबंधित बातें थे, ऐसे हम तो क्लास में लिखाते तो 1 घंटा नोट्स लिखाने में भी लगता है और 2 दिन नोट्स समझाने में, पर हम मोटा तौर पर से मुख्य रूप में जो भी इंपॉर्टेंट था, जिसके साथ आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वह सभी नोट्स को ही हमने चर्चा में किया है। और अगले वीडियो में ये वीडियो नोट्स से संबंधित रहेगा। अगले जो वीडियो मेरा आएगा उस वीडियो में टोटल एग्जाम्पल कोशिश करेंगे कि हम टोटल एग्जाम्पल को हल कर दें। टोटल तो नहीं हो पाना है, 2 पार्ट में वो भी आना है और बहुत बड़ा वीडियो हम डालना चाहते नहीं, छोटा छोटा वीडियो रहे कि जिससे आप देख के और आधा घंटा निकाल के भी मेरा वीडियो देख सके। फिर हम सभी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम हल करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर बाय द वे हमसे अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो जाता है तो कृपया कर आप उस त्रुटि को कमेंट्स के माध्यम से हमें बतावें और हमें पता है कि हमसे कुछ त्रुटि होता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइव आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, जो कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइव में है नहीं। तो अगर आप कमेंट्स के माध्यम में अगर हमें बताते हैं कि सर यहाँ पे फॉल्ट है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ सुधारने का। यानी मैथ पढ़ाने के लिए, बताने के लिए तो हम सक्षम हैं, पर आपके सामने विथ लैंग्वेज प्रस्तुत होने के लिए हम पूरे तैयार नहीं हैं। पर कोशिश करेंगे, हम इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा से आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करें या जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करें। माइंड है, मानव है, कुछ ना कुछ कहीं पे त्रुटि हो जाता है, पर मिस्टेक बस हो जाता होगा। एक नॉलेज का त्रुटि और एक मिस्टेक बस त्रुटि का दोनों में फ़र्क होता है। तो नॉलेज का त्रुटि तो हमें नहीं लगता है कि नॉलेज की त्रुटि बहुत सामने वीडियो में आएंगे, पर मानवीय भूल वाला प्रॉब्लम आ सकता है, पर इसी को हम समाधान करने का कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी समस्या को हल करें। और हमें होप है कि आप पढ़िए इस वीडियो के माध्यम से और कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखने को मिलेगा, जो कि आपने यूट्यूब में या कहीं भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी, और घर बैठे भी मेरे चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे चैनल का नाम है कंपटीशन हब मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर, जो कि लहरियासराय में प्रतिष्ठान है। यहाँ पे कोचिंग बहुत समय से चल रहा है और अब हम नए यूट्यूब पे लाइव आए हैं और क्लास का भी लाइव वीडियो यूट्यूब पे डाला जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एग्जाम्पल के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।